कल मैंने मगध का उत्थान बताया था, 5-7 कारण बताए थे आपको, याद हो गए होंगे। 5-7 कारण थे, ज्यादा नहीं थे। और टक्कर में अवंती था। तो मगध के उत्थान के पीछे एक तो चावल जिम्मेदार है। आपको ध्यान हो तो मगध पाटलिपुत्र, आजकल का पटना, पटना है ना, पटना। कौन सा पटना? तो बिहार में आज भी चावल ज्यादा होते हैं। और ये चावल की खेती वहां की स्थानीय विशेषता, रोपनी वाला चावल। बिहार का लोहा, वहां के हाथी, और इनके साथ साथ वहां की राजनीतिक जागृति। राजनीतिक जागृति में मैंने बताया था कि 4 वंशों ने काम किया। कौन कौन से हो गए? हर्यक पहले, फिर शेषुनाग, तीसरा नंद, और चौथा मौर्य। 3 पढ़ा दिए, तो चौथा आज हेडिंग डाल देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है जो आज पढ़ेंगे। इसलिए मैं कल सोच रहा था कि आपको मैं बाकी 3 पढ़ाऊं ही नहीं, डायरेक्ट मौर्य पढ़ा दूं, क्योंकि क्वेश्चन मौर्य में से एक पक्का ही आ रहा है। एग्जाम भले ही कोई भी हो, जहां भारत का इतिहास सिलेबस में हो, तो वहां मौर्यों में से जरूर पूछेंगे। 5% भी आए मान लो एग्जाम में, एक मौर्यों में होगा। मान लो कि एग्जाम में 10 से 12% जो अपने आरएस में आ रहे हैं, अपने आरएस प्री में 10 क्वेश्चन तक भारतीय इतिहास से निकल रहे हैं। एसआई के अंदर 7 से 10 क्वेश्चन भारतीय इतिहास से निकल रहे हैं। क्योंकि 4 साल पहले का देखोगे तो 12-13 क्वेश्चन है एसआई में, लेकिन कई बार के पेपर में जरूर 6 या 7 क्वेश्चन है। तो कई बार बढ़ जाता है, कई बार घट जाता है, लेकिन एवरेज मान के चलो 10 क्वेश्चन अपने मिलेंगे जीके में। तो अब अपन बात करेंगे मौर्यों की। मौर्य वंश कहां से शुरू होता है बताओ? तीन 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। ज्यादा राजा याद करने नहीं है अपने को। सबसे पहला महत्वपूर्ण राजा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इसका समय 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक। फिर इसका बेटा बिंदुसार। ये बेटा बिंदुसार है, बिंबिसार नहीं। बिंबिसार कौन था बता? अरे काल तो बावड़ी बिंबिसार, आज है बिंदुसार। तो बिंबी में बिंदु में फर्क है। हाँ बहुत फर्क है। बिंदु माथे में लगती है, बिंदी बोलते हैं जिसको, और बिंबी या बाम्बी सांप की होती है। तो बहुत फर्क है। तो बिंबिसार पहले, ये बिंदुसार। इसका समय 298 बीसी से लेकर के 273 बीसी तक। और तीसरा अशोक, समय 273 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक। कई कई जगह आपको इसमें 269 बीसी से लेकर 236 बीसी भी मिल सकता है, मिल सकता है, क्योंकि ये भी सही है और ये भी सही है। आपको गुरुजी 2 डेट कैसे सही हो सकते हैं? राजा तो एक डेट को ही बना होगा? नहीं, वो 2 बार राजा बना था। एक बार जब उसने सत्ता पे कब्जा कर लिया, लेकिन अशोक के भाई सुसीम ने खुद को भी राजा घोषित कर दिया। फिर दोनों के बीच 4 वर्ष तक संघर्ष हुआ। अशोक ने अपने 99 भाइयों को सल्टा कर और फिर दोबारा राज्य अभिषेक करवाया था। तो इस प्रकार से डेट दोनों ही ठीक है, लेकिन ज्यादा उचित ऊपर वाली है, क्योंकि शासन तब भी वही कर रहा था। और फिर इसके बाद इसके उत्तराधिकारी कमजोर हो गए। अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। शुंग ने की। और फिर मौर्यों की जगह
सुंग वंश स्थापित किया। ये बात हत्या की बात 185 बीसी की, जो मैंने ऊपर लिखा था। ठीक है, तो मौर्यों में वैसे हमें पढ़ना इन 3 शासकों को ही। किस किस को? बिंदुसार को भी नहीं पढ़ना, क्योंकि इसके पास भी पढ़नी और पढ़ाने के लिए कुछ है नहीं। बमुश्किल में 5 से 7 लाइन बताऊंगा, लेकिन पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के पास है, और चंद्रगुप्त मौर्य के पास भी बहुत ज्यादा नहीं है। हमारा दिमाग खराब करेगा कौन? अशोक। खराब नहीं होने दूंगा दिमाग तुम्हारा, मैं याद ही करा दूंगा, चाहे ऐसे या वैसे। वैसे का मतलब ट्रिक के माध्यम से। भैया तो सीधे तरीके से याद हो जाए, नहीं होगा तो फिर कान पकड़ के याद कर लेंगे। याद करा दूंगा, बस ये बात है। उतारो इसको फटाफट। जिन बच्चों को आ रहा है वो नहीं उतारे, जिन बच्चों को इनकी इतनी जानकारी है वो रजिस्टर को खराब नहीं करें। और चूंकि ये तो नॉर्मल है, सबको पता भी है। अरे थानादारों जल्दी जल्दी आ जाओ। कहां छापा मार के आ रहे हो तीनों? हैं? ट्रैफिक व्यवस्था देख के आए हो? सही है ना? हाँ फिर ठीक है, फिर बैठ जाओ। लिख दिया? बात कर लेंगे, इसमें भी औकात है सिलेक्शन की, चिंता मत करो। पक्का। हाँ भाई, लिख दिया होगा। अब मैं एक एक फैक्ट को आपको समझा समझा करके याद करवाता हूं। सबसे पहले मैंने देखा है कि कुछ समय से कुछ क्वेश्चंस मौर्य इतिहास के स्रोतों पे आ रहे हैं। मौर्यों का इतिहास का स्रोत, या फिर चूंकि मौर्यों का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के स्रोत क्या हैं जिनकी वजह से हम उसे याद करते हैं। तो एकदम सटीक सटीक, हमें ऑप्शनल हिस्ट्री नहीं पढ़नी, लेकिन कोई क्वेश्चन भी गलत नहीं हो जाए। हम सामग्री को
यदि साहित्य के आधार पे बांटे या सारे स्रोतों को बांटे तो 3 प्रकार के स्रोतों की बात होती है। एक साहित्यिक स्रोत, यानी हमें साहित्य में जानकारी मिलती है। दूसरा अभिलेखीय स्रोत, और तीसरा जो है वो पुरातात्विक स्रोत। यानी कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का महल मिल गया, उनके कुछ सिक्के मिल गए, कुछ उनके स्तूप मिल गए, वो पुरातात्विक में आते हैं। अशोक के अभिलेख हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, गुफा लेख हैं, वो अभिलेखों में आ गए। और साहित्यिक स्रोत जो है वो जो लिखित सामग्री है। ठीक है, अब मुख्य मुद्दा यह है कि साहित्यिक स्रोत को हम फिर से 4 भागों में बांटेंगे। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले संस्कृत साहित्य, या जिसको हम ब्राह्मण साहित्य भी नाम देंगे, ब्राह्मण साहित्य जो संस्कृत में लिखा हुआ साहित्य है। दूसरा बौद्ध साहित्य, बौद्धों ने भी काफी उपयोग किया है। बौद्धों की तो जैन संगति तीसरी कराई अशोक ने पाटलिपुत्र में। तीसरा जैन साहित्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जैन था, उसके समय प्रथम जैन संगति हुई थी, तो पहली जैन संगति कराने वाले भी मौर्य हैं और तीसरी बौद्ध संगति कराने वाले भी मौर्य। और फिर यूनानी साहित्य, क्योंकि सिकंदर आया था अटैक करने के लिए, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर भी आया था, तो यूनानी साहित्य में भी काफी जम करके उल्लेख है इनका। अब एकदम से तो अपने को सारा याद नहीं करना, लेकिन ब्राह्मण साहित्य में कुछ चीजें क्लियर है। सच बात क्या है कि हमें या किसी भी किताब वाले को या किसी भी इतिहासकार को या किसी भी जगह चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी नहीं है कि वो कहां से आया था, उसके बापूजी का क्या नाम था, उसकी माताजी का क्या नाम था, किसी को नहीं पता। अचानक जैसे पृथ्वी पर अवतार हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का, वैसे तो भगवान नहीं थे, लेकिन हमारे साहित्य की कमी है। लेकिन जैसे ही सत्ता पे कब्जा करके पूरे भारत के साथ साथ आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान को नियंत्रित कर लिया और एक छत्र शासन स्थापित किया, तब से चंद्रगुप्त मौर्य हर जगह शुरू हो गया। लेकिन बचपन की जानकारी कहीं भी नहीं है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि वो शूद्र था, कुछ लोग कहते हैं जी वो नीच था, कुछ लोग कहते हैं जी वो सांड था। हाँ जी, मतलब उसकी प्रवृत्ति सांड जैसी थी कि वो ना विजेता था। सांड को देखा आपने, बेमतलब लड़ने लग जाता है, जहां भी मौका मिले, सड़क पर मिले तो दूसरा सांड देखा भिड़ गया। क्यों भिड़ गया पता नहीं। उन सांडों के बीच में कोई खेत की लड़ाई है, किसकी लड़ाई है? बस सांड ने सांड को देखा एंड सांड होने का गुण अदा कर दिया कि तू क्यों है, मैं हूं ना, तू है क्यों। ये भी एक बात होती है। तो इस प्रवृत्ति के कारण इसे वृषभ मतलब सांड कहा गया। यहां तक कि बौद्ध साहित्य उन्हें क्षत्रिय बताता है, जैन साहित्य क्षत्रिय बताता है, लेकिन यूनानी साहित्य भी उन्हें नीच बताता है। ब्राह्मण साहित्य तो नीच बताता है, नीच का मतलब निम्न कुल वाले, नीच कुल के लोग जिनके पता ही नहीं है। यहां इसमें जैन साहित्य में तो उसके लिए बहुत, अपने ब्राह्मण साहित्य में तो उसके लिए बहुत गंदी टिप्पणियां मिलती हैं मौर्यों के लिए। उनके लिए कहा गया है कि उसके माँ बाप का पता नहीं है, वो किसी वेश्या का पुत्र था जिसकी मां को खुद को पता नहीं था कि उसका बाप कौन है। इस प्रकार से इतनी तल्ख टिप्पणियां मिलती है, जबकि यहां बहुत क्रमबद्ध और क्लियर रूप में उनकी वंश का निर्धारण किया गया, उन्हें क्षत्रिय बताया गया, पिपली वन के मौर्य बताया गया। तो फिर ये इतनी बुराई क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं
क्योंकि मौर्यों ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और इसके बाद वो जो अशोक वगैरह ने बौद्ध धर्म अपना लिया, ब्राह्मण धर्म को छोड़ दिया। इसलिए ब्राह्मण तो आलोचना ही करेंगे, यही कहेंगे ना कि अंगूर खट्टे थे, बेकार थे, लोग ही बेकार थे, खराब थे, नीच थे। क्योंकि आप समझ रहे हो। तो सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य की यदि मैं बात करूं तो उसमें एक जगह उल्लेख मिलता है जिस ग्रंथ का नाम है मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त लेखक का नाम है और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। तो यहां उल्लेख मिलता है, मैं आगे भी बता दूंगा, कि मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त लिखता है कि वह वृषल सांड, वह वर्सल था, घनानंद को जीत लिया था, को जीता, परंतु घनानंद का मंत्री जिसका नाम था राक्षस को जीत नहीं पाया। ये सेना के साथ बड़ा शक्तिशाली था, तो चाणक्य की सहायता से राक्षस को जीता और मगध का शासक बना। तो लेकिन कुछ भी हो, उसे कहा क्या गया है? वृषल बोले तो मतलब उसकी प्रवृत्ति, जानवर, लड़ने वाला जानवर बताया गया। अब यहां यदि इस बात को हम देखें तो फिर इसने इस किताब का नाम मुद्रा राक्षस क्यों लिखा? इंपॉर्टेंट ये भी है, हम हर चीज को रट्टे थोड़ी ना मारेंगे कि विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी है, उसे वर्षल कहा गया। नहीं, रटने की जरूरत नहीं। बात ये थी कि घनानंद को तो सेना के साथ हरा दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन घनानंद का जो मंत्री था राक्षस बड़ा पावरफुल था, हार नहीं माने और अपनी सेना को पूरे बलबुते के साथ में फिर से टक्कर दे बैठा और पाटलिपुत्र से लौटने के लिए बाध्य कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था चाणक्य को पुकारा कि गुरु मैं नहीं जीत पा रहा हूं। उसने कहा कि जीतने की कोशिश तो की थी क्या? बोले हाँ। कैसे? मैंने पूरी ताकत लगा दी युद्ध में। बोले तू यही तो गलती करता है, तुम लोग सोचते क्या हो कि तुम किसी को दबा सकते हो? नहीं, अरे जीतना है तो दिल से जीतो ना। मैंने नहीं कहा, चाणक्य ने उसको कहा था। इसलिए चाणक्य अपनी एक और बड़ी सेना लेकर के आया और राक्षस के साथ बातचीत शुरू की। आप जानते हैं चाणक्य की नीतियां जीतने की। सबसे पहले समझौता कि भाई मान जा यार, अच्छी बात नहीं है, तू समझौता नहीं बस में आया तो लगाए दाम कि देख राक्षस, सेना लेकर के मैं आया हूं, कल दो तरफ से घेर करके तेरे को मार भी देंगे। घनानंद मारा गया, तू भी मारा जाएगा, लेकिन तू मर जाएगा, तेरे परिवार का क्या होगा? कोई नहीं पूछेगा। इसके बजाय तू एक काम कर, तू आज तेरे जो जी में आए उतना पैसा मांग ले, लेकिन तू मैदान से हट जा और हमारा साथ दे दे। फिर समझौता शुरू हुआ और अंत में दाम के वश में वो आ गया और उसने 3000 चांदी के सिक्के लिए और वो लेकर के नेपाल चला गया। दाम का मतलब 3000 चांदी के सिक्के उस जमाने में बहुत मोटे होते थे। यार तुम आज के चांदी के सिक्के अपने वाले छोटे छोटे मत देखो, पहले उनको पण कहते थे, पण। और पण का मतलब जो जिसमें 200 ग्राम के करीब करीब वजन होता था एक सिक्के में, ना, जिसके आज के सिक्कों की तो कोई तुलना नहीं। खैर, तो दाम का मतलब मुद्रा होता है क्या? अरे होता है क्या? मुद्रा के बस में कौन आया? तो ग्रंथ का नाम क्या? बात समझ में आई ना? रट्टे नहीं मारने, बिल्कुल नहीं। तो मुद्रा राक्षस, जिसका शीर्षक जो है वो चाणक्य की कूटनीतियों की सफलता है, और चाणक्य यही था। वो कहता था जहां से तुम अपने युद्ध शुरू करते हो, जहां से तुम समाप्त करते हो, वहां से तो शुरू करना चाहिए।
और यहाँ बहुत ही इस किताब में मुद्रा राक्षस में जनजीवन की बहुत ही अच्छी गहरी समझ मिलती है। यदि कभी सिलेक्शन के बाद मौका मिले तो पढ़ना इस ग्रंथ को, मौलिक रूप से संस्कृत में, लेकिन आजकल हिंदी में इसकी कृतियां काफी हैं। तो उसमें परिवार की बातें भी हैं कि हम लोग परिवार में भी हर किसी को डरा कर दबाने की कोशिश करते हैं, पड़ोसियों को भी डराने की कोशिश करते हैं कि तुम दब जाओ। लेकिन वास्तव में कभी भी जब भी विवाद होता है और विवाद में एक जोर जोर से बोलने की कोशिश करता है कि दूसरा वाला थोड़ा शांत हो जाए, लेकिन वो शांत नहीं होता। जो थोड़ा धीरे बोल पाता है, मान लो कि कोई एक स्त्री और एक पुरुष में झगड़ा हो गया, उसमें लिखा हुआ पुरुष जोर जोर से बोलकर उसको दबाने की कोशिश करता है, महिला जो है वो बेचारी दब जाती है, रोने लग जाती है। वो एक रोती है, एक गुस्सा करता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो महिला दब गई ना, मौका देख करके जिन भावनाओं को दबाया गया था वो ज्यादा विस्फोट होंगी। ये स्थायी समाधान नहीं है। इसलिए विवादों का स्थायी समाधान करने के लिए किसी को दबाने के बजाय उसको ज्यादा उभारो, उसकी प्रशंसा करो कि हाँ आप ठीक है, मैं गलत हूं। तब वो कहेगा नहीं जी मैं भी थोड़ा सा तो गलत था। तब वो मामला आएगा कि हाँ तुम कितनी गलत थे, मैं कितनी गलत था, तुमने कौन कौन सी गलतियां की, मैंने कौन कौन सी की, दोबारा तुम ये गलती मत करना, मैं भी नहीं करूंगा। तब होता है स्थायित्व है। बहुत ही काम की बातें। खैर, दूसरा इस मुद्रा राक्षस पर टीका लिखने वाला दुंडीराज नाम है लेखक का। क्या? दुंडीराज। डुंडी नहीं है, दुंडी, दुंडीराज। और उसने टीका लिखी किस पर? मुद्रा राक्षस पर। और उसमें उसे बताया गया कि वो गणानंद था। उसने गणानंद नाम नहीं लिखा। नंद राजा की शूद्र पत्नी, मतलब कि असल में ब्याह हुआ नहीं था, रखेल थी, नाम था मुरा। मुरा मुरा का पुत्र मौर्य था। चंद्रगुप्त के बारे में बात कर रहा है। मुरा से बना मौर्य, मुरा वाला मौर्य। तो इस प्रकार से उसने चंद्रगुप्त मौर्य को एक वैश्य या शूद्र की पत्नी साबित करने की कोशिश की, जिसका लीगल रूप से ब्याह भी नहीं हुआ था नंद शासक के साथ। इसी प्रकार से हमारे तो क्या है, संस्कृत साहित्य में सभी ने कबाड़ा कर रखा है। सोमदेव ने एक किताब लिखी, कथा सरित सागर, कथा सरित सागर। उसके अंदर भी उसने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था। तो हर किसी ने इनको नीचा दिखाने की कोशिश की ब्राह्मण साहित्य में। यहां तक कि हमारे विष्णु पुराण जो है, विष्णु पुराण, हमारे पुराणों की बात करें तो विष्णु पुराण में भी लिखा हुआ है कि मौर्य शूद्र थे, शूद्र थे। इसमें साफ लिखा है कि नंद एवं बाद के वंश शूद्र थे। तो नंद भी शूद्र और ये भी शूद्र। यहां तक कि कलहण जो है, कलहण का नाम सुना है कभी? कौन सी किताब है? और अथॉरिटी। बहुत बढ़िया। इसका मतलब होशियार स्टूडेंट बैठे हैं यार क्लास में। मैं तो यूं ही सोच रहा था कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा कम आ रहा है, अच्छा भी आ रहा है। थैंक यू। ओके। अच्छा, पतंजलि का भी नाम सुना है? अरे वाह, बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत होशियार हो यार सच में। अच्छा, पतंजलि की किताबों का नाम भी सुना होगा? बोले तो महाभाष्य, और एक पहले भी लिखा चुका मैं तुम्हें, अष्टांग योग लिखाई है ना, तो फिर भूले क्यों? तो पतंजलि ने अपनी रचना महाभाष्य, इस महाभाष्य के अंदर चंद्रगुप्त की सभा का उल्लेख किया। चंद्रगुप्त मौर्य की सभा का उल्लेख किया। फिर मैंने बताया कि कल्हण की रास्तरंगणी, कल्हण कश्मीर का कवि है, कश्मीर का लेखक है, और ग्रंथ का नाम क्या है? राजतरंगिणी। इस राजतरंगिणी में यह बताते हैं कि श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी।
अशोक ने की। इस प्रकार से ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। एक एक करके देखने की कोशिश करो। देखें, सबसे पहले हमें साक्ष्य कहां से मिलता है? विशाख दत्त की रचना। तो ये तो याद हो गया होगा, मुद्रा क्या है, राक्षस क्या है। कौन राक्षस? गणानंद का मंत्री। गणानंद तो हार गया चंद्रगुप्त मौर्य से, लेकिन राक्षस नहीं हारा। फिर राक्षस को किसने हराया? सेना से? किससे? मुद्रा से। ओके। फिर इस मुद्रा राक्षस टीका के लेखक कौन है? दुंडीराज। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को नंद राजा की शूद्र पत्नी मुरा का पुत्र बताया। मुरा वाला पुत्र, मुरा का, मोरेय, यहां से मौर्य शब्द बना। हमारे विष्णु पुराण में उल्लेख है कि जो मौर्य थे वो शूद्र थे, नंद भी शूद्र थे, और नंद और नंदू के बाद जितने भी मगध में वंश है वो सारे के सारे शूद्र थे। पतंजलि ने अपना महाभाष्य ग्रंथ में लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य की एक बहुत शानदार सभा होती थी, बहुत ऊंचे सिंहासन पर वो बैठता था। और कल्याण ने अपने राज तरंगणी में, कल्याण कहां का कवि है? कश्मीर का कवि है। और रचना का नाम राज तरंगणी। आज भी आप कश्मीर में जाकर के देखो, वहां की कश्मीर की वादियों की तरंगे जो है ना, आपको हिला करके रख देंगी। तो राज तरंगणी इसके ग्रंथ का नाम, जिसमें वो श्रीनगर का संस्थापक किसको बताता है? उतारो। मैं थोड़ी देर में टेस्ट लूंगा आपका आज ही, इन सब का, वैसे पूछ पूछ के, ठीक है? क्वेश्चन मैं लिखूंगा, उत्तर तुम्हें खड़े कर करके पूछूंगा, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सार्वजनिक बेइज्जती भी होती रहेगी। लिख दिया था ना पिछला? उतारो तो। ये उतारो। हाँ, ये ब्राह्मण साहित्य में बेटा, सारे सारे ब्राह्मण साहित्य में। तो ब्राह्मण साहित्य की दोबारा हेडिंग डाल दो या तो, और ये तो उतार लो। और फिर मैं आपको आज एक 5 मिनट में पढ़ने की रणनीति बताता हूँ बढ़िया सी। याद आ रहा था मुझे, मैंने भी एक बार थानेदार की तैयारी की थी, तो वो वाली बात मुझे याद आ रही है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा वो 5 मिनट में सिर्फ। नहीं, पहले ही उतारो।
लिख दिया? लिख दिया क्या? ओके। अब मैं आगे की बात करूं उससे पहले मुझे जो याद आ रहा था वो बता रहा हूं कि एक बार 2011-12 में एसआई की वैकेंसी आई। हम भी ग्रेजुएशन करते थानेदार बनने के लिए गांव से आ गए कि वे थानेदार बनेंगे। कोचिंग वोचिंग भी करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ खास उस समय कोचिंग हुआ नहीं करती थी, इसलिए कोचिंग से विशेष सहारा मिला नहीं। पहले कोचिंग में डिटेल नहीं पढ़ाया करते थे, छोटी छोटी जानकारी, तो सिलेक्शन नहीं होता था कोचिंग से। आजकल तो काफी डिटेल से पढ़ाते हैं, इतना किताबों में भी 2-4 में नहीं होता। तो हिंदी पढ़ने के लिए कोशिश की। एक राघव प्रकाश की हिंदी चला करती थी, वो ले आए खरीद करके, मैं भी कमरा लेकर के पढ़ाई करने लगे। करीब 8 महीने थे परीक्षा में, ये मान लो मेरे को 8 महीने का समय मिला। 5 महीने तक मैंने अकेले पढ़ाई की, खूब पढ़ता था भगवान की कसम, ईमानदारी से 12-13 घंटे रोज, क्योंकि एक सपना था थानेदार बनूंगा, यूं होगा वो होगा। ठीक है, गांव से आदमी आता है और थानेदार बहुत बड़ी पोस्ट होती है उसके लिए। तो 5 महीने में मैं क्या करता कि हिंदी का समय होता था, हिंदी के अंदर सबसे पहले उन संधियों में उलझ गया, तो संधियों को फिर नियम लगाता, फिर बात करता, फिर लिखता रहता, और उनको 2 रजिस्टर हिंदी के भर लिए। फिर पर्यायवाची शब्दों को भी मैं रजिस्टर में लिख रहा हूँ, और एक एक चीज को, हर संधि को उस रजिस्टर में लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो बहुत समय लग गया, हिंदी पूरी नहीं होने को आ रही थी। लास्ट में पत्र लिखने में तो बिल्कुल रट्टे मार मार करके उलझ ही गया। और जीके जो था, उस जीके के अंदर भी मैं राजस्थान की, मुझे याद है कोई भल्ला भल्ला की किताब चला करती है, LR भल्ला, तो उसको मैं लिखता रहता। ये राजस्थान भूगोल का रजिस्टर मोटा सा, ये राजस्थान के इतिहास का रजिस्टर, राजस्थान की अर्थव्यवस्था का रजिस्टर, राजस्थान की कल्चर का रजिस्टर, राजस्थानी साहित्य का रजिस्टर, भंडार हो रहा था। और मैं खूब लगा रहता, लाल पेन, नीला पेन, हरा पेन, जो भी। फिर मेरे एक दोस्त जो सिंगाना से है, वो आया, और उसने कहा यार मेरे पास तो 3 महीने का टाइम ही है, वो थानेदारी तैयारी करनी है। मैंने कहा तेरी तो होली तैयारी। मैं सोच रहा था 5 महीने हो गए दिन रात मुझे करते करते। अरे अभी या के फाड़ कर ले वो। मैंने कहा कि तू एक काम कर, तू बोल क्या कर रहा है, वो MR था, मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, समझ रहे हो। तो उसने कहा कि 3 महीने की छुट्टी मिली है मुझे कंपनी से, और कोई बढ़िया कंपनी थी, सिपला विपला, अच्छा पेमेंट था उसका। तो बोले 3 महीने की छुट्टी मिले, मैं 3 महीने में थानेदार बनूंगा। मैंने कहा बन लिया, तेरे जैसे बहुत आयर गए। यहाँ तो जो सबसे कम टाइम होता है सबसे ज्यादा दावा करता है। मैंने 5-7 दिन बाद एक चेंज देखा, उसको कुछ नहीं आ रहा था साइंस से और वो बायोलॉजी से। 5-7 दिन में तो उसने मुझसे बात करते हुए हिंदी में पछाड़ना शुरू कर दिया मुझे। मन करे भाई तू कर क्या रहा है। फिर बाद में मुझे पता लगा कि उसको बहुत ही स्मार्ट टेक्निक से स्टडी कर रहा है। मैं फालतू में रजिस्टर भरे जा रहा हूँ, हरा पेन, नीला पेन, लाल पेन, और वो हिंदी के अंदर संधियां ली और 3 दिन में संधियां खत्म। और पूरी मैं पूछूं और हर बताए, मैं पूछूं और सारी बता दे। मैंने कहा किया क्या है यार, अब तक मुझे याद नहीं। बोले तू तो टाइम पास कर रहा है। मैंने कहा कैसे? वो लिखना, ये नोट्स, वो नोट्स, क्या कर रहे हैं? परीक्षा में तुम्हारे नोट्स चेक होंगे कि हम वाह वेरी गुड, गुड वेरी गुड डालेंगे, एक्सीलेंट डालेंगे, तुम्हारे नोट्स चेक करेंगे कि अच्छे नोट्स बनाए, आप सिलेक्शन होगा। पागल हो रहा है, तो याद होना चाहिए अपने को। तो मैंने कहा कैसे कर रहा है? उसने कहा संधि विच्छेद अपने आप कर दे। जैसे संधि रामावतार, प्यार से बोल रामावतार, तो अपने आप राम प्लस अवतार आ रहा है। ध्यान से सुन तो सही, अपनी आवाज को जोर से बोल। हर संधि चाहे कुछ भी हो, जैसे मैंने कहा प्रियंक, ये प्रियंक, तो बोले तू ही बोल जोर से, प्रियंक हो गया, प्रियंक। अरे कर तो सही। और सच में उसकी वाली टेक्निक अपनाई, और 15 दिन मेरी भी हिंदी तैयार, जो 5 महीने से नहीं हुई थी। स्मार्ट तरीके से पढ़ना होता है। मेरी 5 महीने की वो मेहनत, मुझे बाद में पछतावा कि मैं क्यों टाइम पास किया। और इतना पढ़ता था, इतना पढ़ता था, कुछ नहीं, कोई रिश्तेदारी में नहीं जाना, कुछ नहीं। और एकदम सिरदर्द होने लगता था शाम तक होते होते, लेकिन मन में ये था कि यार मेहनत कर रहा हूं मैं। तो इसको उसने कहा था कि ये जो तू मेहनत कर रहा है मेहनत नहीं है, गधा मेहनत है। मेहनत तो गधे भी करते हैं, इसको गधा मेहनत करते हैं। कि नोट्स बना रहा है, किताबें खरीद रहे हैं, लाइनें उतार उतार के किताबों की वापस लिख रहा है। तुम किताब प्रकाशित करवाना चाहते हो क्या? या फिर तुम्हारी आदत बदली नहीं है वो होमवर्क करने की, होमवर्क कर रहा है तो
3 महीने में इतनी अच्छी तैयारी हो गई थी जीके की, हिस्ट्री की, राजस्थान की। उसने कहा था नोट्स इसको कहते हैं। मैंने देखा उससे यार नोट्स बनाना, 1 पेज, और राजस्थान का जो राजस्थान की जलवायु, उसने रजिस्टर के 1 पेज के अंदर पूरे नोट्स बना दिए उसके। बोले इसको कहते हैं नोट्स। उसमें राजस्थान का एक मैप बना लिया बीच के अंदर, और मैप बना करके उसने, और उस मैप के अंदर ये जो अरावली है और इसके अंदर बहने वाली जो नदियां और उनके साथ में जलवायु के 5 भाग और कोपेन का पूरे के पूरे पॉइंट, और यहाँ पर एकदम शॉर्टकट जो है उनके सूत्र लिख करके उसने कहा ये हो गया, इसके बारे एक नहीं आएगा, नहीं आता। स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। कुल मिला के आप में से भी कोई जो मेरे 5 महीने की मेहनत की तरह कोई नया भाई बंधु कर रहा है, भाई बहन माता जो भी कर रही है, तो वो प्लीज इस मेहनत को छोड़ दें। लिख लिख करके रजिस्टर भरने से कुछ हासिल नहीं होगा। एकदम स्मार्ट तरीके से कि देखो ये चैप्टर है मेरे पास में, राजस्थान की कृषि एक चैप्टर है। अच्छा कृषि किस किस की होती है, राजस्थान की कौन कौन सी, एकदम दिमाग में नक्शा आ जाना चाहिए। पश्चिमी क्षेत्र, जालौर का क्षेत्र, बाड़मेर का, उसमें कौन सी कृषि, ये कृषि। अच्छा इसमें बाजरा कौन सी जिले में कहां पर, एक मैप लो, भर दिया, इधर कौन सा होगा, चावल कहां ज्यादा हो सकता है, जहां पानी ज्यादा होगा, नहरें होंगी या फिर बहुत ज्यादा नमी होगी, तो इसका मतलब साउथ राजस्थान या नॉर्थ राजस्थान। मतलब हर चीज को सोचो, ऐसे नहीं कि बोल किताब में लिखा हुआ फिर हम लिख रहे हैं और मन में चल भी रहा है कि हाँ कल अपन जिमने भी जाएंगे शाम को। तो मैंने आपको इशारा किया है कि अंधी मेहनत मत करो, स्मार्ट मेहनत करो। और जिस भी मैंने बताया कोई भी अपना भाई बहन कहीं फंसा हुआ है, मतलब फंसा हुआ है, तो वो इस नोट्स बनाने की ये जो नीला पेन, लाल पेन, हरा पेन और भी कई पेन जो यूज कर करके और नोट्स सजा रहे हैं, उन्हें बंद कर दो। नोट्स बनाने हैं तो एक राजस्थान की जलवायु है, राजस्थान की नदियां, राजस्थान की अफवाह, राजस्थान की कृषि, 1 पेज में होना चाहिए। उसको कहते हैं स्मार्ट नोट्स। देखा समझा और इसके बाद में रिवाइज परीक्षा के टाइम फट से निकल जाए। वरना जो पोथे भर रहे हो ना, पोथे रिवाइज होंगे क्या, नहीं होंगे। बस इनको तो भर भर करके अपने जो है ना वो मन के संतोष की बात है। इसलिए आज मैंने तुम्हें ये पढ़ाया है, इसको मैं एकदम शॉर्टकट तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको इसका 1 पेज अपने घर बैठ के कैसे बनाना चाहिए। इसलिए हर चैप्टर को जैसे ही पूरा होता है, जैन धर्म या बौद्ध धर्म या मौर्य काल, इसके बाद में 2 पेज खाली छोड़ दो अपने रजिस्टर में, और उसका पूरा का जो 20 पेज में लिख रखा है उसको 2 पेज में, 1 पेज में संक्षिप्त रूप से लिख डालो कि अच्छा इसमें तीर का निशान, फ्लो चार्ट में ये, इसमें पढ़ा मैंने ये, इसमें पढ़ा मैंने ये, खास बात ये, बस वो रिवाइज होंगे। बाकी ये तुम लेकर के बैठे रहोगे इनको, ऐसे नहीं होगा। चलो खैर मैं बताना था आपको। तो ब्राह्मण साहित्य तो हो गए, एक बात और लिखनी है बस एक, कि ब्राह्मण साहित्य में जो विष्णु पुराण है ना, इस विष्णु पुराण में तो इनको शूद्र बताया गया। विष्णु पुराण का एक टीकाकार और है, और उसका नाम है श्रीधर स्वामी। कौन था, श्रीधर स्वामी। ये स्वामी ये ब्राह्मण जो है ना, इनको इन वेदों के पुराणों की रचना में और दूसरों को नीचा दिखाने में टाइम पास कर दिया। कभी ये नहीं सोचा कि समाज के अंदर जितनी विभिन्नता आई हुई है, शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण बना करके जो विभाजन कर दिया, उससे हमारा देश का भी पतन हो जाएगा। ये जातियां बनाने की इनकी व्यवस्था करने में टाइम वेस्ट कर दिया। का समानता मूल्य कोई व्यवस्था होती तो भारतीय वैदिक संस्कृति आज कमजोर नहीं पड़ती। समझ रहे हो तुम, देख रहे हो ना। तो श्रीधर स्वामी ने कहानी गढ़ ली, फिर वही वो की वही जो ढूंढी राज नहीं कर रही थी, कि वो नंद राजा था। नंद राजा के एक शूद्र पत्नी नाम क्या था, मुरा, और मुरा का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य। बस वो की वो सेम। ये बात किसमें लिखी हुई है, विष्णु पुराण के टीका में। किसने लिखी, तो आप भी लिख दो, उसने लिखी आप भी लिखो। लिखो दोस्तों, नंबर 7 है ना, 7 नंबर। श्रीधर स्वामी ने विष्णु पुराण टीका में, श्रीधर स्वामी ने विष्णु पुराण टीका में, विष्णु पुराण टीका में विष्णु पुराण टीका में चंद्रगुप्त मौर्य को
चंद्रगुप्त मौर्य को नंद राजा की शूद्र पत्नी नंद राजा की शूद्र पत्नी मुरा का पुत्र बताया। ओके, अब दोस्तों ये तो हो गया। अब मैं बात करूंगा बौद्ध साहित्य की। और इधर मैं बात करूंगा जैन साहित्य की। तो सारे बौद्ध और जैन साहित्य में मौर्यों को क्या बताया गया? क्षत्रिय। यहां कुछ श्रीलंका के ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ। श्रीलंका के कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं जो मौर्यों के बारे में जानकारी देते हैं। तो श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं दोस्तों? दीपवंश, महावंश, सुन लो एक बार, और फिर महावंश टीका। इसी तरह से भारत के ग्रंथ हैं, ये तो ऊपर के श्रीलंका के, जिनमें दिव्य अवदान, किताब का नाम क्या है? दिव्य अवदान। अवदान का मतलब कार्य, दिव्य कार्य। दूसरी अशोकावदान, अशोक के कार्य। तथा महाबोधिवंश जो ग्रंथ है तीसरा, में मौर्यों को क्या बताया गया? को क्षत्रिय बताया गया। इनमें सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा? महाबोधिवंश। ये प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ, जिसमें कहा गया कि मौर्य पिपलीवन, पिपलीवन बोले तो नेपाल तराई, नेपाल तराई के थे। आपको याद हो तो वज्जी संघ मैंने लिखाया आपको, उसमें पिपलीवन के मौर्य भी लिखा रखा है। यदि किसी को याद नहीं है तो कॉपी खोल के देख ले। मैंने महाजनपद काल पढ़ाया था, उसमें मैंने वज्जी संघ बताया था। देखो तो देखो। हाँ जी, पक्का ना? ओके। हाँ, वज्जी संघ बेटा कहां पर है? अरे बावड़ी, यहाँ वज्जी संघ कहाँ है? तू भी मजे ले रही? याद एक वज्जी संघ, ये रहा तेरा वज्जी संघ। तेरे रजिस्टर में देख तो सही, तूने लिखा क्या? क्या ये क्या लिखा हुआ है? पिपलीवन के मौर्य। तो पुरानी चीजों के साथ जोड़ना सीखो बच्चों। ये रजिस्टर जो है ना, वो अगरबत्ती करने के लिए थोड़ी ना है कि इसमें बहुत सारा ज्ञान बटोरा हुआ है और ये विद्या माता है और इसकी अगरबत्ती कर दो अपने आप आ जाएगी। नहीं, इसको पढ़ना पड़ेगा, हर चीज को लिंक करना पड़ेगा। तो प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ कौन सा? महाबोधिवंश। उसी में मौर्यों के बारे में शानदार जानकारी मिलती है कि मौर्य शब्द किसी मुरा से नहीं आया। वो प्राचीनतम महाजनपद जो वज्जी संघ है, उसके 8 गणराज्यों में से एक था और पिपलीवन के निवासी थे और वहां के निवासियों को मौर्य कहा जाता था। ये जो पुराणों में जो बकवास की गई है अपनी, तभी तो हमारा धर्म खराब हो गया कि इतनी कल्पनाएं कर ली गई, इतनी जो मन में आया वही पुराणों में, वेदों में, इनमें लिख दिया गया। कल्पनाएं कल्पनाएं, सिर्फ एक रोजगार चलाने के लिए की गई कल्पनाएं कि अपना काम बनता, भाड़े में जाए जनता। स्वाहा, लाओ 10 रुपए। तो पुराणों में जो जानकारी दी गई है, जो श्रीधर स्वामी ने जो विष्णु पुराण टीका में लिखा, जो दुंडी राज ने मुद्रा राक्षस टीका में लिखा, क्या लिखा?
कि वो नंद राजा था और उसकी शूद्र पत्नी थी और उसका नाम मुर्रा था और मुर्रा के पुत्र होने के कारण वो मौर्य कहलाए। कितनी बकवास है। प्राचीनतम साक्ष्य साफ कह रहे हैं कि मौर्यों का एक स्थान था और उस स्थान के निवासी मोरों की मोर पिकॉक ज्यादा होने के कारण उस क्षेत्र का नाम मोर प्रदेश और वहां के निवासी मौर्य कहलाते थे। और यही कारण है कि मौर्यों का राज चिन्ह मयूर था, क्योंकि वो उस क्षेत्र के निवासी थे जिसमें मोर सर्वाधिक होते थे, इसलिए उन्हें मौर्य कहा जाता था। लेकिन हमारे पुराणों को उठा के देखो तो बेसिर पैर की बातें भरी पड़ी हैं। इसलिए ना हमारे इतिहास का जो है ये हाल हुआ और हमारे धर्म का यह हाल हुआ। तो ये वाली बात और लिखनी है, लेकिन पहले मैं वो और बता दूं, साथ साथ लिख देना। जैन साहित्य भी इन्हें क्षत्रिय कहता है और जैनियों में ज्यादा नहीं, बस दो नाम लूंगा। एक तो जैन साहित्य को कहते क्या है? आगम। और इस आगम ग्रंथों में दोस्तों साफ तौर पर इन्हें क्षत्रिय बताया गया। किसको क्षत्रिय बताया गया? मौर्य। मौर्यों को क्षत्रिय बताया गया। और एक आपको मैंने भद्रबाहु का ग्रंथ बताया था, कौन सा? कल्पसूत्र में भी इनको क्या बताया गया? क्षत्रिय बताया गया। और एक हेमचंद्र सूरी, बस ये खास है इनमें, हेमचंद्र सूरी ये दो ग्रंथ लिखता है। एक 63 शलाका पुरुष, यानी 63 पुरुषों की चरित्र का वर्णन करता है। जो जैन धर्म के 63 उत्तम पुरुष हैं उनका उल्लेख है। 63 60 और 3 63, तो 63 पुरुषों की बात करता है। ऐसे पुरुष जिन्होंने शलाका ओढ़ रखी है, कंबल। तो कंबल ओढ़े हुए 63 पुरुषों की चरित्र का वर्णन इस किताब में है। 63 शलाका पुरुष। फिर बाद में इसने इसमें कुछ और चीज जोड़ दी, कुछ परिशिष्ट और जोड़े, कुछ और परिशिष्ट जोड़े, जिस ग्रंथ का नाम है परिशिष्ट परवन। पहले परवाना कागज को कहते थे, पत्र को कहते थे परवाना, इसलिए परवन यानी कि वो परिशिष्ट के रूप में जोड़े गए पत्र। इस परिशिष्ट परवन में वो बताता है कि ये जो मौर्य थे ये पिपली वन के निवासी थे और पिपली वन के जो मोर पालने वाले लोग थे, मयूर पोष को मयूर पालने वाले लोगों के सरदार की पुत्री का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य था। यहां इसमें पूरा जीवन है, पूरी बात बताई गई है इसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। जो पिपली वन के मौर्य सरदार था उसका दोहित्र था ये। लेकिन गलती से चंद्रगुप्त मौर्य का जो पिता था वो पाटलिपुत्र आ गया और मगध की सेना में भर्ती हो गया, नंदू की सेना में। वो भी बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, लेकिन उसे जासूस बना दिया गया। बाद में उसे जासूसी के आरोप में जहर दिलवा दिया गया। इस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई। जैसे उसकी मृत्यु हुई, जासूसी के आरोप में मगध के राजा ने उसके परिवार पर भी कहर ढाया। उसकी जो मां थी चंद्रगुप्त मौर्य की, उस मां के भी पीछे राजद्रोह का आरोप लगा करके कारागार में डालकर सूली पर चढ़ा दिया गया। तब वो बच्चा था 5 साल का। उस अबोध को बेच दिया गया। एक गाय पालने वाले गोपालक ने उसे खरीद लिया। धीरे धीरे जो गाय पालक था उसके यहां वो बड़ा हुआ, गबरू जवान बनने लगा, तो उसने भैंस पालने वाले को बेच दिया। तब उसकी उम्र 17 वर्ष की थी, चंद्रगुप्त मौर्य की। तो ऊंचे खानदान का था लेकिन नहीं पहुंच पाया। और जब वो भैंस चराते चराते एक दिन जब विंध्याचल के जंगल के पास में बैठे हुए राजकिलम खेल खेल रहा था दूसरे भैंस चराने वालों के पास, तभी चाणक्य की नजर उस पर पड़ी और तब चाणक्य उसको ले गया, तक्षशिला में पढ़ाया लिखाया और उसे भारत का राजा बनाया। तो हर बात पूरी है,
लेकिन बहुत बाद में जाकर पता लगा, किस में पता लगा? परिशिष्ट पर्वन में। तो इस प्रकार से दोस्तों इनके वंश का निर्धारण हो गया। और अब जब वंश का निर्धारण हो गया तो फिर वो बातें कितनी बेकार हैं कि नहीं वो तो नीच कुल का था, नहीं वो तो वेश्या का पुत्र था, नहीं वो तो मुरा का पुत्र होने कारण मौर्य कहलाया। तो ये सब बेकार की बातें हैं। तो अब आप बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को उतार दो, ये लो अपना साहित्य खत्म। अरे याद कर लो, जिन्होंने लिख दिया वो याद करें। श्रीलंका के ग्रंथ दीपवंश, महावंश, महावंश, टीका, बस। और भारतीय ग्रंथों में दिव्य अवदान, अशोक का अवदान, महाबोधिवंश। लिख दिया? लिख दिया क्या बच्चों? नहीं? लिख दिया? ओके। तो देखो, मैंने आपको जो बताया, ब्राह्मण साहित्य हो गया, ओके, तो ये हमने कर लिया। बौद्ध साहित्य भी हो गया, जैन साहित्य भी हो गया। कौन सा बचा? दो ही जने हैं यूनान में, नहीं तीन। एक जस्टिन, प्लूटार्क और मेगास्थनीज। तीन नाम लिखाऊंगा अभी 2 मिनट में, भी पूरा हो जाएगा। तो हेडिंग डाल दो यूनानी साहित्य। इसमें सबसे पहले जस्टिन, दूसरा प्लूटार्क और तीसरा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। तो यहां दोस्तों जस्टिन की बात करें तो इसने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? इसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा। तो यहां मैं लिखूं, चंद्रगुप्त मौर्य को, ये यूनानी चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा। सेंड्रो कोट्स कहा। इसकी सेना को चोर, डाकुओं की सेना बताया। चोर डाकुओं की सेना
बताया एवं कहा कि वह यानी चंद्रगुप्त मौर्य साधारण कुल का आदमी था, कोई बड़े कुल में पैदा नहीं हुआ, साधारण कुल में उत्पन्न था। तो 3 बात बताई इसने। किताब ने लेखन किया है इसने, किसी एक किताब पर्टिकुलर में नहीं, बल्कि अपना जीवनी जो लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी। ध्यान दें, ये तीनों आदमी जब सिकंदर भारत में आया था तो उसके सेनापति के रूप में, उसके सैन्य अधिकारियों के रूप में भारत आए थे। लेकिन मेगास्थनीज सिकंदर के बजाय सिकंदर के सेनापति सल्यूकस निकेटर के साथ आया था, और ये दोनों सिकंदर के साथ आए थे। जब ये भारत में आए सिकंदर के साथ, तो इन्होंने भारत के बारे में जो भी देखा अपने जीवनी में लिख दिया। ठीक है, तो इसने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया? सेंड्रोकोट्स, और कहा कि इसकी सेना चोर डाकुओं की सेना थी। क्या पता शुरू में चंद्रगुप्त मौर्य ने चोरों को सेना में शामिल किया हो। और कहा कि वह साधारण कुल में उत्पन्न हुआ था। किसने बताया? जस्टिन ने। अब अगला यदि बात करें प्लूटार्क, तो इसने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया? चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स बताया। एंड्रोकोट्स। अब ये क्यों नहीं नाम ले रहे थे भगवान जाने। एंड्रोकोट्स कहा, बताया कि वह एक दिन सिकंदर से मिला था, मिलने गया था। 6 लाख की सेना की सहायता से उसने भारत को रोंद दिया। तो ये किसके लिए बता रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए 2 बातें कही। किसने? प्लूटार्क ने। क्या कहा? कि पहली बात तो वो है क्या? तो कमबख्त यूनानी, इनको शायद मुझे लगता है चंद्रगुप्त मौर्य बोलना नहीं आ रहा था, तो कोई तो सेंड्रो कर रहा था, कोई एंड्रो कर रहा था। बोले वो कौन? वो एंड्रो। कौन? वो सेंड्रो। तो क्यों कर रहे थे भगवान जाने। तो जस्टिन ने सेंड्रो, उसने एंड्रो कहा, और इसने बताया कि उसकी सेना चोर डाकुओं की थी, वो साधारण कुल में उत्पन्न हुआ था। इसने कहा कि वो एंड्रो, वो एक दिन सिकंदर के शिविर में आ गया अकेला ही, निहत्ता, और आकर के सिकंदर के साथ में खड़े होकर बात की कि तू भारत से वापस लौट जा, क्योंकि भारत को जीतने का हक मुझे है। सिकंदर का दिमाग खराब, बोले कौन पागल है रे, उसने पकड़ो इसको। लेकिन तभी पलक झपकते ही उसने दीवार फांद ली, बंदर की भांति कूदता वो आंखों से ओझल हो गया। ये लिखता है कि इतना फुर्तीला था चंद्रगुप्त मौर्य कि अचानक दरबार में दीवार फांद करके बंदर की तरह कूद करके आया, सिकंदर के सामने खड़ा होकर कहा कि तू चला जा, क्योंकि भारत मैं जीतूंगा, हिंदुस्तान मुझे जीतना है, मैं तुझे नहीं जीतने दूंगा। जब सिकंदर ने कहा कि गिरफ्तार कर लो सेना के बीच, तभी अचानक लोगों ने पाया कि हवा के झोंके की भांति वो दीवार के, बहुत ऊंची दीवार के ऊपर से कूदता हुआ आंखों से ओझल हो गया। तो ये प्लूटार्क जो है वो कहता है कि वो एक दिन सिकंदर से मिला था, और बाद में उसने 6 लाख की सेना बनाई और पूरे भारत को हिमालय से समुद्रों तक रोंद के रख दिया। तो ये उसकी जीत की कहानी कहता है प्लूटार्क। चूंकि यूनानी है, पसंद नहीं करते चंद्रगुप्त मौर्य को, लेकिन फिर भी अनजाने में इनसे निकला है कि इससे पता लगता है कि वो साधारण था, पहले कोई राजा का बेटा नहीं था, साधारण था। और साधारण व्यक्ति, एक जो बहस चलाने वाला है, वो इतना ताकतवर बने, हिंदुस्तान का सम्राट बने, तो ये इसलिए साधारण कुल का बताता है। फिर सेना को बताता है कि चोरों की सेना बनाई, किसी की बनाई होगी, लेकिन सेना बहुत थी, पूरे भारत को जीत लिया, प्लूटार्क कहता है। मेगास्थनीज की किताब का नाम इंडिका, इसने अपनी रचना इंडिका,
तो इसकी रचना का नाम इंडिका। और जिसमें ये लिखता है, इसने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? इसने सेंड्रोकोट्स कहा है, सेंड्रोकोट्स। तो सेंड्रोकोट्स जो शब्द है वो किसने कहा? मात्र मेगस्थनीज ने। रैमावली जस्टिन ने भी तो कहा है। तो जस्टिन और मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहते हैं, जबकि प्लूटार्क एंड्रोकोट्स कहता है। तो एंड्रो एंड सेंड्रो, तो सेंड्रो कौन कौन? जस्टिन और मेगस्थनीज, जबकि एंड्रो कौन कह रहा है? प्लूटार्क। ठीक है, हो गया खत्म, फटाफट उतारो। ये लो साहित्य तो हो गया पूरा। लिख दिया? लिख दिया बच्चों? अब अभिलेख और बताने हैं मुझे सिर्फ दो, फिर मामला अपना मौर्य काल का सारा खत्म हो जाएगा। दो अभिलेख, एक सोगरा एंड बोगरा। लिख दिया? फिर मैं आपको 5-7 प्रश्न पूछूंगा खड़े कर करके, इसी मैटर में से, बीच गैलरी में आकर के हाथ लगा के खड़ा करते हुए। लिख दिया ना? ओके। अब दोस्तों, यदि अभिलेखों की बात करें तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य की कोई अभिलेख मिला है? हाँ जी मिला है। अभी मैंने नाम बोल दिया इसलिए आप लोगों को पता लग गया। दो अभिलेख मिले हैं दोस्तों, दो अभिलेख मिले हैं। एक का नाम है सहोग्रा,
और दूसरे का नाम महास्थान। महास्थान ये सहोगरा कहां पड़ता है? गोरखपुर यूपी। गोरखपुर यूपी। और महास्थान वाला बोगरा बांग्लादेश, जिला बोगरा बांग्लादेश से प्राप्त हुआ। ये दोस्तों एक ताम्रपत्र है, ताम्रपत्र लेख, एक तांबे के कागज पर लिखा हुआ है, तांबे की प्रशस्ति। और ये वाला लघु स्तंभ लेख, इसमें अन्नागार का चित्र है, का चित्र एवं उस पर लिखा हुआ लेख। इसमें लेख है जिसमें अकाल पड़नी, अनाज वितरण करनी, अनाज वितरण करनी और मौर्यकालीन मुद्रा यानी पैसे, जिसका नाम था काकनी, मुद्रा का उल्लेख है। ये लो साहब, ये हो गया अपना सारा ही स्रोत खत्म। उतारो फटाफट। लिख दिया दोस्तों? तो बताओ अभिलेख कितने? पहला कौन सा, दूसरा कौन सा? महास्थान याद नहीं रहे तो क्या कर लें याद? तो एक सोगरा और दूसरा, तो सोगरा एंड बोगरा चंद्रगुप्त मौर्य के दो अभिलेख हैं। सोगरा कहां पड़ता है और महास्थान वाला बोगरा कहां पड़ता है? ओके, ये किस पर लिखा गया और ये किस पे लिखा गया? इसमें किसका चित्र है? इसमें चित्र है क्या? इसमें लेख है? इसमें सिर्फ, इस लेख में किसका उल्लेख? अकाल पड़नी, अकाल के टाइम
अनाज सरकार वितरण करती थी। लोगों ने कहा कि खाने के लिए रोटी तो दे दी तुमने, अब सब्जी के लिए पैसे भी दो। तो सरकार ने कहा कि चलो पैसे भी ले लो। उस समय पैसे को, रुपये को क्या कहते थे? तो अनाज के साथ साथ काकनी मुद्रा भी बांटी जाती थी, लोग सब्जी खरीद सके हैं, और कभी कभी कोई जो है वो अन्य खाने पीने की चीजें भी खरीद सके, जैसे मान लो हाँ रसमलाई जैसे। हाँ, वाह वाह, ठीक। तो अब मैं आज जो पढ़ाया था, पहले मैं एक बार 5 मिनट में इसको समेटता हूं और फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं आज आपको जो मैंने पढ़ाया उसमें से क्वेश्चन पूछने की। तो सबसे पहले मैंने आपको आज बताया मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश का टाइमिंग क्या है? 322 से 185 ईस्वी तक। वेरी गुड। इसके संस्थापक कौन थे? 322 से लेकर 200। उसका बेटा कौन था? कब से? 298 से। उसका बेटा कौन था? इनमें सबसे महान कौन सा? अशोक था। 273 से लेकर 232 या 36 तक। अंतिम शासक कौन था? उसे किसने मारा? बताओ। ओके। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले तो बृहद्रथ को उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने क्यों मारा? अपना वंश स्थापित करने के लिए। ओके। तो चंद्रगुप्त मौर्य या फिर मौर्यों के इतिहास के स्रोत के रूप में हम 3 तरह के स्रोत देखते हैं। पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा। यदि साहित्य की बात करें तो 4 भाग हैं। पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा। ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले किसका ग्रंथ है? ग्रंथ का नाम? इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख है और उसके द्वारा घनानंद को हराने का उल्लेख है। और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जब घनानंद नहीं आ रहा तो घनानंद को किसने हराया? ऐसा उल्लेख है क्या? नहीं है, क्योंकि घनानंद तो हार गया था चंद्रगुप्त मौर्य से, लेकिन घनानंद का मंत्री कौन? राक्षस को किसने हराया? ओके, इसलिए चाणक्य ने रुपए से हराया, मुद्रा से हराया। तो ग्रंथ का नाम? इसका टीकाकार कौन है? अरे मुद्रा राक्षस का टीकाकार दुंडीराज। कहानी कौन सी कहता है कि नंद राजा की पत्नी कौन? शूद्र पत्नी कौन? मुरा का पुत्र कौन? ओके। फिर सोमदेव का ग्रंथ कौन सा? उसमें उसने चंद्रगुप्त मौर्य को। फिर विष्णु पुराण जो हमारा पुराण है उसमें मौर्यों को क्या बताया गया? पतंजलि का कौन सा ग्रंथ? किसकी सभा का उल्लेख? क्या अशोक की सभा का उल्लेख है? कल्याण की राज तरंगिणी में लाहौर का संस्थापक बताया गया है क्या? किसका संस्थापक? ओके। फिर मैंने इसके बाद आपको बताया था विष्णु पुराण की टीका किसने लिखी? उसने भी वही कहानी कौन सी? नंद राजा की शूद्र पत्नी मुरा का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य था। लेकिन ये सब बकवास करते हैं, असली दम तो बौद्धों में है। बौद्धों में दम था, और बौद्धों में भी बौद्ध ग्रंथ श्रीलंका के 3 है नाम। पहला दीप। तीनों में क्या बताया गया? क्षत्रिय थे, क्षत्रिय थे। फिर भारत के ग्रंथ में एक कौन सा? दूसरा, तीसरा। यहां मौर्यों को कहां का बताया गया? पिपली वन का मौर्य क्षत्रिय बताया गया। फिर दोस्तों हमने जैन ग्रंथ आगम की बात की, वहां भी क्षत्रिय बताया गया। जैन ग्रंथों में एक भद्रबाहु का कल्पसूत्र, उसमें भी क्षत्रिय बताया गया। फिर एक और लेखक है हेमचंद्र सूरी, तो उसके ग्रंथ 2। पहले तो 63 पुरुष, 63 पुरुषों से काम नहीं चला तो और जोड़ दिए पुरुष, परिशिष्ट परवन। और उसमें बताया कि पिपली वन के मयूर पोषकों के सरदार की पुत्री का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य। पूरा एड्रेस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिलेगा कहां? जैन और बौद्धों में। ओके दोस्तों। फिर हमने बात की यूनानी साहित्य में, तो यूनानी साहित्य 3। जस्टिन प्लूटार्क। जस्टिन ने इनको क्या बताया? और कैसा कुल का?
और जस्टिन ने साथ में इसे इसकी सेना को प्लूटार्क ने क्या बताया, और साथ में बताया कि वो किससे मिला था और कितनी सेना, किसको रोन दिया, मेगास्थनीज की रचना क्या कहा था, अभिलेख कितनी रहे दोस्तों, पहला कौन सा, दूसरा, सोगरा कहां और मास्थान कहां, सोगरा किस पर लिखा है और बोगरा किस पे लिखा है। इसमें अनागार का चित्र और लेख है, उसमें सिर्फ लेख जिसमें कैसा वर्णन है, अकाल पड़ेगा अनाज ले लो, सब्जी के लिए काकनी ले जाओ। ठीक है, इतना ही पढ़ाया मैंने, तो कुछ और पढ़ाया क्या? अब मैं प्रश्न पूछूं? चलो सर, नहीं तो चलो कल पूछ लेते हैं। ओके, नमस्कार।